मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी। जी हां, जैसा कि शो का नाम है उसी तरह हम आपको निवेश से जुड़ी तमाम बारीकियों से रूबरू कराते हैं और ये होता है किसी ऐसे दिग्गज के साथ जो कि बाजार में कई सालों से आपको मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के ग्रुप प्रेसिडेंट और एमडी नीलेश शाह। नीलेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो क्योंकि लगातार आपसे बात होती रहती है चैनल पर, कभी हम बाजार की चाल को समझते हैं, कभी हम ये समझते हैं कि निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के क्या बदलाव करने चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में मुझे आपसे अब ये जानना है कि निवेशक को इस तरह के बाजार को कैसे लेना चाहिए। खासतौर से ये बात निवेशकों के संदर्भ में मैं पूछ रही हूँ जो पिछले 2 साल में बाजार में आए हो, पहली बार उन्होंने बाजार में पैसे लगाए हो, जोरदार मुनाफा देखा 2 साल के दरमियान, और अब इतनी उतार चढ़ाव, इतनी अस्थिरता वो झेल रहे हैं। कविता जी, मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक प्रोबेबली आप बैटिंग पिच पे बैटिंग कर रहे थे। रन बनाना बहुत आसान था। अक्टूबर 21 के बाद अब ये बॉलिंग पिच बन गई है। यहाँ पे विकेट बचाना जरूरी है और विकेट पे टिके रहे तो कभी कभार लूज बॉल मिलेगी और उसके ऊपर आप रन बना पाएंगे। अगर आप ट्रेडर है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के मार्केट में ट्रेडिंग करिए। हो सके तो लिवरेज से परहेज करिए। अगर आप निवेशक है तो अपने असेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए मार्केट के ऊपर, और जब भी मार्केट में करेक्शन दिखे तो धीरे धीरे आप अपना पोर्टफोलियो बनाते जाए। यह स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाएंगे तो इस वॉलेटाइल और अनसर्टेन टाइम में आप अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे जो आने वाली तेजी में आपको अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। चलिए, यहाँ पर आपने निवेशकों के लिहाज से कहा कि एसेट एलोकेशन पर आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन मौजूदा हाल में हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की जो एसेट क्लासेस हैं वो अलग अलग तरह से बिहेव कर रही हैं। बहुत ट्रिगर्स हैं ऑब्वियसली जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही हैं। एक अगर एसेट क्लास पर अगर हमें दाव लगाना हो जो मौजूदा समय में बहुत ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो में होना, नीलेश जी, तो वो कौन सी होगी और क्यों होगी? मेरे हिसाब से अभी भी इक्विटी वो एक असेट क्लास है जहां पे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल पाएगा, रियल रिटर्न मिल पाएगा। इक्विटी के बाद रीट, इनविट जैसे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जहां पे निवेशक रियल रिटर्न ले सकते हैं। और उसके बाद गोल्ड आएगा और उसके बाद फिक्स्ड इनकम आएगा। वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी के बावजूद अगर आप रिस्क रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से रैंकिंग करें तो इक्विटी पहले नंबर पे है, रीट इनविट दूसरे नंबर पे, गोल्ड तीसरे नंबर पे और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट चौथे नंबर पे। ओके नीलेश सर, आपने शायद रीट्स और इनवीट्स का यहाँ पे जिक्र किया है, तो क्या वजह आपको लगती है कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन के लिहाज से इसको दूसरे नंबर पर तवज्जो देनी चाहिए? एक रीट और इनविट में यील्ड काफी अच्छी रहती है और ऊपर से कैपिटल अप्रिशिएशन का मौका रहता है। बढ़ते हुए ब्याज की दरों की वजह से रीट इनविट यूनिट्स में प्राइस में गिरावट हुई है। ये सारी चीजों को अगर आप कंबाइन करें तो मुझे लगता है कि हाई सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट रिटर्न रीट इनविट इंस्ट्रूमेंट्स में पॉसिबल हो सकता है। बट ये प्योर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसमें डेट के सामने वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, उतार चढ़ाव ज्यादा रहेंगे, बट उस उतार चढ़ाव की वजह से ही आपको अच्छे रिटर्न पाने की गुंजाइश है। नीलेश जी, रीट्स और इनवीट्स की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर, इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को लेकर बहुत जागरूकता नहीं है हमारे देश में। ऐसी क्या वजह है कि अब आपको लग रहा है कि वो वक्त आ गया है जब इसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए, निवेशकों का रुझान इस पर थोड़ा सा अब बढ़ाया जाए?
अगर आप ये बता सकें, ये समझा सकें, ये कामकाज कैसे करती हैं और कैसे, अगर आप एक निवेशक हैं और डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको सही तरीके से चाहिए, सही मायने में चाहिए, तो इनको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और ना ही जाकर आपको प्रॉपर्ली रियल एस्टेट में पैसे लगाने चाहिए? सो कविता जी, चूंकि लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो हायर यील्ड पे अवेलेबल है। जिस दिन सबको इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा, शायद ये यील्ड अवेलेबल नहीं रहेगी। एकदम कॉमन सेंसिकल बात में कहे तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और उसे भाड़े पे देते हैं, तो उसमें से आपको दो प्रकार की इनकम होती है। एक भाड़े की इनकम, रेंटल इनकम, और दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन जो उस प्रॉपर्टी पे होता है। रीट इसी इसी चीज का इंस्टीट्यूशनलाइज रूप है। कंपनीज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीदती है, आईटी पार्क खरीदती है और उसे भाड़े पे लगा देती है। रेंटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस आपकी करंट यील्ड बन जाती है। और जो कैपिटल अप्रिसिएशन होता है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एनएवी में जमा होके आपको प्राइस अप्रिसिएशन के थ्रू मिलता है ना। आप अगर एक प्रॉपर्टी खरीदे, भाड़े पे चढ़ाए, तो उसके पीछे समय लगाना पड़ेगा, अच्छे ग्राहक को ढूंढना पड़ेगा और शायद बड़ा निवेश करना पड़ेगा, बिकॉज बड़ी कंपनीज को बड़ी प्रॉपर्टीज चाहिए। बट अगर रीट कंपनी है तो वो आप जैसे निवेशकों को जमा करके बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अच्छी कंपनीज को भाड़े पे दे सकते हैं, सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एंड उसीलिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने से अच्छा रीट इन्वेस्टमेंट निवेश करना अच्छा रहेगा। लोगों को इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए आज अट्रैक्टिव यील्ड पे अवेलेबल है। जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है, रेंटल इनकम भी बढ़ रही है और रेंटल यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है। सारी चीजों को मिला के लगता है कि किसी निवेशक को कम वॉलेटिलिटी के साथ अगर हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट रिटर्न चाहिए, तो रीट इन्वेट उनके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। चलिए, रीट्स की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अगर आज की चर्चा में हमने डेट का जिक्र नहीं किया तो चर्चा किसी काम की नहीं होगी शायद, नीलेश जी। तो अब मुझे बताएं कि डेट में जो कि फिलहाल लंबी अवधि के लिए अपना निवेश कर चुके हैं, क्या छोटी अवधि के लिए उनके पास कमाई का कोई मौका है? क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा दाव यहाँ पर अब लगा देना चाहिए, जिस तरह से हमें ब्याज दरों को लेकर पूरी समीकरण दिखाई दे रहे हैं? अगर लोकल मार्केट की बात करें तो आरबीआई जितनी पॉलिसी रेट हाइक करने वाला है रिपो रेट में, वो काफी हद तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड में डिस्काउंट हो चुकी है। आज 10 ईयर सिक्योरिटी मोटा मोटा 7.45 के आसपास है। वह काफी हद तक आरबीआई जो रिपो रेट बढ़ाने वाला है उसको डिस्काउंट कर चुका है। यहां से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड का ड्राइवर होगा गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम। जब बोरोइंग प्रोग्राम लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था, तकरीबन 11 लाख करोड़ का नेट बेसिस के ऊपर, तब मार्केट में उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या डिमांड नहीं थी। अब चूंकि ऑयल एंड अदर सब्सिडी की वजह से शायद नेट बोरोइंग प्रोग्राम और भी बढ़ सकता है, तो उसकी नेगेटिव इंपैक्ट यील्ड के ऊपर आ सकती है। मेरे हिसाब से 7.5 के ऊपर जब 10 ईयर यील्ड जाती है, तो आप उस फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर नेट बोरोइंग प्रोग्राम ज्यादा हो जाता है उम्मीद से, तो 10 ईयर यील्ड ऊपर भी जा सकती है। किस सिनेरियो में आपको लगता है कि यहाँ पर हम 8 या उसके ऊपर जाती हुई देखेंगे यील्ड्स को, सर? अगर नेट बोरोइंग प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो गया, 11 लाख करोड़ के सामने सोच लीजिए 13-14 लाख करोड़ हो गया, तो मार्केट में तो उतनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है नहीं। उस सिनेरियो में 10 ईयर यील्ड यहाँ से और ऊपर जा सकती है, 8% को भी छू सकती है। दूसरा, हमारी मार्केट में यूएस फेड कितना रेट बढ़ाता है उसकी भी इंपैक्ट आती है।
आज की तारीख में उम्मीद है तकरीबन 3 से 3.5% के आसपास यूएस फेड रेट बढ़ेगा। अब वहां से और ज्यादा ऊपर हो गया तो ऑब्वियसली अपनी यील्ड के ऊपर प्रेशर बनेगा। सो हमें एक आंख नेट बोरोइंग प्रोग्राम पे रखनी पड़ेगी, दूसरी आंख यूएस फेड रेट के ऊपर रखनी पड़ेगी। ये दोनों का मिला के हमारे यील्ड कर्व के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। यूएस और बाकी दुनिया के देशों की महंगाई दर के बारे में बात करते हैं। महंगाई दर यूएस में कंसर्न तो है ही, लेकिन बीच में कुछ ऐसी भी स्टेटमेंट्स हमने पढ़ती हुई देखी हैं जहां पर ये कहा गया है कि इतनी बड़ी चिंता नहीं है महंगाई, और इसके चलते जो अग्रेसिव ब्याज दरें बढ़ाने का प्लान है उसमें शायद थोड़ी सी ढिलाई भी आ सकती है। कितना ऐसा होना आपको मुमकिन लगता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वाकई हम क्या ये कह सकते हैं कि जो बड़ी तमाम इकोनॉमीज हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जिस तरह से वो महंगाई की परेशानी से जूझ रही हैं, वो रिसेशन की चपेट में आ ही चुकी हैं लगभग? मेरे हिसाब से यूएस में इन्फ्लेशन आज भी 7-8% के आसपास है। हाउसिंग मार्केट काफी स्ट्रांग है और अनएम्प्लॉयमेंट काफी नीचे है। इस कॉम्बिनेशन में फेड को ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ेगी ताकि महंगाई का दर काबू में आए। इतिहास में बहुत कम ऐसे दिन हमने देखे हैं जब अमेरिकन इन्फ्लेशन इंडियन इन्फ्लेशन के ऊपर चल रहा हो। तो मेरे हिसाब से फेड दुविधा में है, उनके आगे कुआं है और पीछे खाई है। हाउसिंग मार्केट देखे, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देखे, महंगाई का दर देखे, उन्हें बड़ी तेजी से ब्याज की दरें बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जब वो जीडीपी ग्रोथ देखते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी इस साल का -1.6% आया। इनिशियल एस्टिमेट -1.4% था, अब उसको रिवाइज करके -1.6 कर दिया। सेकेंड क्वार्टर जीडीपी में जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स फेड ट्रैक करता है उसके तहत जीडीपी ग्रोथ तकरीबन नेगेटिव आने की उम्मीद है। जब कोई देश 2 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव देता है तो उसे रिसेशन में कहते हैं। फेड एक ऐसे माहौल में जा रहा है जहां महंगाई का दर ऊपर है और ग्रोथ नेगेटिव है। इसे इकोनॉमिस्ट स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। तो फेड बड़ी दुविधा में है, कुएं में गिरे या खाई में गिरे। उसके सामने बिकॉज भारतीय मार्केट ने रेट हाइक को काफी हद तक डिस्काउंट कर लिया है, हमारी हालत उतनी खस्ता नहीं है जितनी यूएस फेड की है। अब जितनी चिंता आपने बताई है यूएस फेड को उसका सामना करना पड़ रहा है, अब ऐसे में भारत के लिए कहां पर कितनी फायदे की बात है? यूएस फेड की चिंता भारत के लिए कितने फायदे की बात हो सकती है? किन किन मायनों में हमारे लिए फायदा हो सकता है, ये बताएं। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी देश है। जब उसे सर्दी होती है हम स्नीज करने लगते हैं। सो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि यूएस रिसेशन में नहीं जाए और फेड ब्याज की दरें उतनी नहीं बढ़ाए कि ग्रोथ रिसेशन में कन्वर्ट हो जाए। हम यूएस में काफी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, एंड इसीलिए उनकी जीडीपी ग्रोथ बरकरार रहे वो हमारे लिए जरूरी है। पिछले 9 महीनों में हमने एफपीआई की बड़ी मैसिव सेलिंग की है। ऑन अ नेट बेसिस $36 बिलियन से ज्यादा उन्होंने रिडम्पशन किया है इक्विटी से। नाउ ये सब शायद यूएस फेड जो रेट बढ़ा रहा था उसके तहत भी हमारी मार्केट में रिडम्पशन हो सकता है। अगर फेड के रेट उतने नहीं बढ़े तो हो सकता है कि ये पैसा वापस आना चालू हो जाए। तो हमें फेड से बड़ी उम्मीद है कि वह इन्फ्लेशन कंट्रोल में कर लेगा, जीडीपी को रिसेशन में नहीं जाने देगा और ब्याज की दरें उतनी नहीं बढ़ाएगा कि हमारे वहां से लोग पैसा यूएस लेके जाए।
विदेशी निवेशकों को लेकर आपका किस तरह का रुख बैठता हुआ दिखाई दे रहा है भारत के संदर्भ में, और क्या आपको लगता है कि घरेलू निवेशक ही बाजार को, भारतीय बाजार को आगे ले जाने का दमखम रखते हैं? कब तक? इस बार तो कविता जी मैं सलाम करता हूं डोमेस्टिक निवेशकों को। उन्होंने लगातार हमें मार्च 2020 से पैसे दिए हैं। नीचे की मार्केट हो, ऊपर की मार्केट हो, वॉलेटाइल मार्केट हो, हर मार्केट में उन्होंने निवेश किया है। ये मैं बेझिझक कह सकता हूं कि अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने डट के एफपीआई से खरीदारी नहीं की होती तो आज अपनी निफ्टी शायद यहां से बहुत नीचे 4 डिजिट में भी हो सकती थी। विदेशी निवेशक इसलिए भारत बेच रहे हैं बिकॉज हमने उन्हें चाइना से दुगना रिटर्न सिर्फ पिछले 8 सालों में दिया है। हमारी वैल्यूएशन दूसरे इमर्जिंग मार्केट देशों के सामने दुगने से ज्यादा है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, भारत ओपन मार्केट है। आप आसानी से आ सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। बाकी इमर्जिंग मार्केट में आपको ये लग्जरी अवेलेबल नहीं है। रशिया जैसी मार्केट जहां पे एफपीआई के 260 बिलियन डॉलर पड़े हैं, आज कोई एग्जिट नहीं है। चाइना में एग्जिट कर लो तो शायद वापस एंट्री ना मिले। हमारे वहां पे ओपन डोर पॉलिसी है, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। तो ये सारी चीजें मिला के पिछले 9 महीनों से एफपीआई की सेलिंग दिखा रहे हैं। होपफुली मुझे लगता है कि नाउ मोस्ट एफपीआईज इक्वल वेट टू इंडिया होंगे फ्रॉम ओवरवेट टू इंडिया, एंड उस वजह से उनकी सेलिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये टग ऑफ वॉर में डोमेस्टिक इन्वेस्टर एफपीआई के सामने अभी भी नेक्स्ट 6 महीने खड़े रहे तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल एफपीआई वापस जो बेचे हुए शेयर है वो ऊपर में लेने के लिए आ जाएंगे। पिछले 9-10 महीनों में अगर मैं समझना चाहूँ कि एएमसी में ही निवेशकों का रुझान कितना बढ़ा है, क्या आपने जो पिछले 2 साल में निवेश में बढ़ोतरी देखी थी लोगों के एसआईपी के जरिए या जिस भी तरह से जो भी निवेश कर रहे हो निवेशक, क्या इस तादाद में इजाफा आया है या इसमें उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं? हमारे सद्नसीब है कि हमारे निवेशकों ने हम पे विश्वास बनाए रखा है और हर महीने एसआईपी के अमाउंट बढ़े हैं, एसआईपी के नंबर बढ़े हैं, एंड हमारे फंड में पॉजिटिव फ्लो बरकरार रहा है। हम निवेशकों से यही कह रहे हैं। इनफैक्ट हमने अक्टूबर 2020 में इक्वल वेट इक्विटी कॉल दिया था कि मार्च 2020 में ओवरवेट थे, मार्केट बहुत सस्ता था। अक्टूबर 2020 में मार्केट रीजनेबल प्राइस हो गया तो इक्वल वेट कॉल कर दिया था। और तब से लेके आज तक हमने यही कहा है कि आप इक्वल वेट रहिए इक्विटी में, लार्ज कैप में मार्जिनली ओवरवेट रहिए, स्मॉल एंड मिड कैप में मार्जिनली अंडरवेट रहिए, अपना एसेट एलोकेशन का धर्म फॉलो करिए और गिरती हुई मार्केट में आप धीरे धीरे करके आपकी इक्विटी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। जब बाजार में इस तरह की अस्थिरता होती है, बहुत ज़रूरी होता है निवेशकों को ये बताना कि जिस फंड मैनेजर पर वो इतना भरोसा कर रहे हैं और उसके फंड में पैसे लगा रहे हैं, उन्होंने एक फिलॉसफी के तहत, एक रणनीति के तहत एक स्ट्रैटेजी बनाई है जो कि बाजार की अस्थिरता को मात दे सकती है। आपकी एएमसी के फंड मैनेजर्स इस तरह की अस्थिरता को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे इसको पार करके निवेशकों को मुनाफा कमाने की रणनीति बनाते हैं? हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बहुत ही सिंपल मॉडल है। बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन, बीएमवी को देख के आप निवेश करिए। ऐसे बिजनेस में निवेश करिए जो रियल बिजनेस हो, सिर्फ पेपर पे नहीं खड़ा हो। ऐसे बिजनेस में निवेश करिए जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। बिजनेस अच्छा हो और मैनेजमेंट भी सही होना उतना ही जरूरी है।
ऐसे मैनेजमेंट में निवेश करिए जो पेज 3 में कम आते हो या नहीं आते हो और फैक्ट्री में ज्यादा दिखते हो। ऐसे मैनेजमेंट में निवेश करिए जो आपके साथ चोरी नहीं करेंगे। नहीं तो बिजनेस पैसा बना के देगा बट सारी बेनिफिट्स प्रमोटर के घर में चली जाएगी, आपको ठन ठन गोपाल मिलेगा। सो अच्छे मैनेजमेंट के साथ ताल्लुकात रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस अच्छा मिल जाए, मैनेजमेंट अच्छा मिल जाए, बट वैल्यूएशन भी तो सही चाहिए। बाई एट एनी प्राइस लेके तो पैसा नहीं बनेगा। सो आप एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं अच्छे बिजनेस का, अच्छे मैनेजर का और अच्छे वैल्यूएशन का। जब मार्केट सरपट तेजी में भागता है तो बिजनेस और मैनेजमेंट तो अच्छे मिल जाते हैं बट वैल्यूएशन अच्छा नहीं मिलता। जब मार्केट वॉलेटाइल होते हैं, करेक्ट होते हैं, नीचे आते हैं, तब अच्छे बिजनेस और अच्छे मैनेजमेंट के साथ अच्छा वैल्यूएशन भी मिल जाता है। सो हमारे फंड मैनेजर हर रोज रिसर्च करते रहते हैं कि हमारे बीएमबी मॉडल में कौन सी कंपनी फिट होती है और कौन सी कंपनी हमें बेच देनी चाहिए। मौजूदा हाल में वो तमाम निवेशक नीलेश जी जो कि फंड मैनेजर्स के विवेक पर अगर भरोसा नहीं कर पाए और मान लीजिए पैसिव स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं, किस तरह से इंडेक्स बेस्ड पैसिव स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह आप उनको देना चाहेंगे? क्या ये सही तरीका होगा या आपको लगता है कि हमारे बाजार में इतने सक्षम फंड मैनेजर्स हैं कि उन पर दांव लगाया जा सकता है? सो मैंने कभी पैसिव फंड में निवेश नहीं किया एक्सेप्ट जब सेबी के रेगुलेशन के तहत मुझे निवेश करना जरूरी है। मैंने हमेशा एक्टिव फंड मैनेजर को सपोर्ट किया है और आज तक मुझे उन्होंने कोई रिग्रेट नहीं दी है। भारत की मार्केट आज भी इनएफिशिएंट है एंड एक्टिव फंड मैनेजर के पास आज भी मौके है कि वह कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड कर सके। सो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आपको ऐसा फंड मैनेजर मिल जाए जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रोज नहीं बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू ऐड करता है, अल्फा जनरेट करके बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देके, तब आप उसके साथ निवेश करिए। और अगर आपको ऐसा फंड मैनेजर नहीं मिलता, आपको विश्वास नहीं आता उसके ऊपर, तब आप पैसिव फंड में निवेश कर सकते हैं। पर एक बात याद रखिए कि भारत में अधिकतर पैसिव फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 15 से लेकर 1% अंडर परफॉर्म करते हैं, एक्सपेंस रेशियो की वजह से या इम्पैक्ट कॉस्ट की वजह से। और अधिकतर एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 1 या 2% आउट परफॉर्म कर लेते हैं। सो अच्छे फंड मैनेजर के साथ निवेश करिए, वो आज भी मुझे लगता है पैसिव फंड से ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे। दिलेश जी, बाजार में निवेश की शुरुआत करने को लेकर तो अक्सर बात होती है, लेकिन इस तरह के बाजार में जब आपका लक्ष्य ऑलमोस्ट पूरा होने वाला हो तो कैसे निकलना चाहिए? हम कहते हैं कि आपका लक्ष्य जब करीब आ रहा हो तो उसके 2-3 साल पहले आपको धीरे धीरे इक्विटी बाजार से निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखा हो और किसी लक्ष्य के तहत अपने एसेट एलोकेशन बनाया हो, तो इतनी अस्थिरता के बीच में अपने पोर्टफोलियो में निवेश लक्ष्य को लेकर कैसे निकलने की रणनीति बनानी चाहिए? आप एसेट एलोकेशन के धर्म का पालन करिए। लेट्स अज्यूम करिए कि जान 2020 में आपको 60% इक्विटी में डालना था, 40% नॉन इक्विटी में डालना था। मार्च 2020 में 40% मार्केट में गिरावट हो गई। आपकी जो 60% इक्विटी थी वह 36% ही रह गई। Now this was the time when you shift all your debt into equity, all other assets into equity. तो 36 + 40 76 रुपया आपने इक्विटी में डाल दिया। अब अक्टूबर नवंबर आते आते इक्विटी मार्केट तकरीबन 30% ग्रोथ हो गया था। 7,500 की निफ्टी बढ़ के 5 डिजिट में पहुंच गई थी।
तो जो 76 रुपए आपने इक्विटी में लगाए थे उसके ऊपर 30% ग्रोथ मिलके मोटा मोटा 30 रुपया बन गया होगा। अब आपका पोर्टफोलियो वापस 105 रुपए हो गया, अब वापस उसे 60-40 में डिवाइड कर लीजिए। सो बाय डेफिनेशन मार्च 20 लेवल पे आपको निवेश करना पड़ा, अक्टूबर 20 नवंबर 20 लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ा। इसी तरह आपकी एंट्री और एग्जिट होती रही, नीचे लीजिए ऊपर में बेचिए, यही पैसा बनाने का दस्तूर है। बट कब नीचे में लेना कब ऊपर में बेचना, ये एसेट एलोकेशन आपको दिखा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, आपने समय निकाला और बुनियादी बातों को एक बार फिर से दोहराया। मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स हैं जो अगर आप फॉलो करें तो बाजार की चाल ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, आप निश्चिंत होकर रात में सो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से डाइवर्सिफाइड है, तमाम एसेट एलोकेशंस का आपने ध्यान रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश सर। धन्यवाद।